पुस्तक नारी उत्थान युग की महती आवश्यकता। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। मनुष्य के स्वभाव में एक विचित्र बात यह है कि उसे अपनी हर आदत प्यारी लगने लगती है। अपने अभ्यास में आए हुए दोष दुर्गुण जो दूसरों को सहन भी नहीं होते, स्वयं को प्रिय लगते हैं। अगर कोई उन्हें छोड़ने बदलने के लिए कहता है तो बुरा लगता है। अपने स्वभाव में सुधार की बात कहने वाले को लोग हितैषी नहीं, आलोचक और शत्रु के रूप में देखने लगते हैं। नारी समस्या के बारे में भी कुछ ऐसी ही विचित्र घटना घट रही है। जो ढर्रा चल रहा है उसे बदलने की कोशिश क्यों की जाए? जो कुछ हो रहा है उसमें पुरुष को अपना लाभ दिखाई देता है और नारी उसकी अभ्यस्त हो गई है। ऐसी हालत में बेकार छेड़छाड़ क्यों की जाए? इस प्रकार के प्रश्न कई परंपरावादी उठाया करते हैं। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहने देने से उथल पुथल की झंझट से बचा जा सकता है, लेकिन उस अनीति के बने रहने से जो नुकसान हो रहा है उससे तो नहीं ही बचा जा सकता। आगे उज्जवल भविष्य जिस आधार पर बन सकता है वह आधार तो उचित परिवर्तन लाए बिना नहीं ही बन सकते। विचारशीलों का कर्तव्य है कि वे नारी का स्तर गिरने के कारण हो रही भौतिक एवं आत्मिक हानि पर विचार करें, उसकी भयंकरता को समझें और उसे दूर करने की प्रभावशाली योजना बनाएं। यूं नारी के ऊपर लगे हुए बंधनों के कारण होने वाली कठिनाइयों का समाधान भी कम महत्व का काम नहीं है, परंतु उससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि अविकसित पिछड़ी हुई स्थिति में पड़ी हुई नारी को योग्य बनाया जाए। उसकी प्रतिभा से वह लाभ उठाया जाए जिसके बिना सारी मनुष्य जाति की उन्नति का मार्ग ही रुका हुआ है। संपन्नता और खुशहाली पैदा करने के कई आधार कहे जाते हैं। कल कारखाने, कृषि फार्म, व्यापार संस्थान, यातायात के साधन आदि महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं, लेकिन यदि विकसित और योग्य नागरिकों को भी इसका आधार समझा जाए तो यह मानना ही पड़ेगा कि अकेले नर के बूते ही सब कुछ नहीं हो सकता। उसमें नारी का भी सहयोग चाहिए और समुन्नत हुए बिना नारी ऐसा सहयोग दे नहीं सकती। समाज में एक वर्ग को पिछड़ा बनाए रखना फायदे का नहीं, घाटे का सौदा है। पिछड़ा वर्ग समर्थ वर्ग के लिए हमेशा गले का पत्थर बना रहेगा। एक पिछड़ेपन से करा रहा होगा और दूसरे की कमर दोहरा भार ढोने से टूट रही होगी। पिछड़ी नारी न घर परिवार के लिए उत्पादक होती है और न किसी दूसरे महत्वपूर्ण कार्य में हाथ बटा पाती है। जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होने से एक ओर उसका स्वास्थ्य चौपट होता है तो दूसरी ओर परिवार की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। छोटे घरों के पिंजड़े में पर्दे के अंदर कैद रहने वाली स्त्री का स्वास्थ्य खुली हवा और रोशनी के अभाव में बिगड़ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। शरीर जर्जर, मानसिक रूप से पिछड़ी हुई, सताई हुई और अपमानित आज की नारी अपने लिए और अपने समाज के लिए भार बनकर ही रहेगी। जिन्होंने उसका पिछड़ापन दूर करने की कोशिश नहीं की वे ही इसका नुकसान उठाएंगे। पर्दा प्रथा विवेकपूर्ण नहीं है, मगर उस समय तो अविवेक की हद ही हो जाती है जब वह अपने ही माता पिता के समान अभिभावकों से किया जाता है। ससुर पति का पिता वधू के लिए अपने निज के पिता से भी अधिक पूज्य है। उम्र और भावना की दृष्टि से ससुर और पुत्र वधू के बीच सगे बाप बेटी से भी अधिक पवित्र संबंध होने चाहिए। पति के बड़े भाई, जेठ आदि के संबंध भी इसी प्रकार के होते हैं। सास से पर्दा तो और भी विचित्र है। नारी को नारी से पर्दा किस लिए करना चाहिए? माँ बेटी के बीच, पिता पुत्री के बीच पर्दा कैसा?
इससे तो उनके बीच विचारों का आदान प्रदान ही रुक जाता है। कोई किसी से मन की बात कह भी नहीं पाती। पर्दा प्रथा के कारण संकोच की ऊंची दीवार खड़ी रहने से तो अपने ही परिवार के व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हुए भी पड़ोसी अनजान जैसी स्थिति में ही बने रहते हैं। नारी पर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगे हैं? कोई व्यक्ति यदि इसका उचित कारण विवेक से सोचना चाहे तो दो ही अंदाज लगाए जा सकते हैं। एक तो यह कि अपने समाज का पुरुष वर्ग इतना चरित्र भ्रष्ट है कि उसके आगे मुंह खोलकर रहना खतरे से खाली नहीं है। दूसरा यह कि नारी थोड़ी भी विश्वसनीय नहीं है। वह पर्दों की जंजीरों में जकड़े बिना चरित्रनिष्ठ नहीं रह सकती। यह दोनों ही आशंकाएं हमारे आचरण पर कलंक की कालिक पोतती हैं। एक सभ्य परिवार में माता पिता भाई बहन छोटे बड़े वयस्क प्रौढ़ किशोर सभी आयु के नर नारी होते हैं। वे पूर्ण सुरक्षा और निश्चिंतता पूर्वक रहते हैं। शालीनता के रहते किसी प्रकार के पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती। पर्दे का बंधन दुराचार रोक सकता है, यह सोचना बेकार है। मनुष्य का शरीर ही कपड़े से ढका जा सकता है, उसकी नियत नहीं ढकी जा सकती। मनुष्य की चतुरता का कोई ठिकाना नहीं है। कैदी जेल से सुरंगें खोदकर भाग निकलते हैं। पॉकेट मार भरी भीड़ में अपना करतब दिखाते हैं। लोहे के पिंजड़े में हाथ पैर बांधकर और मुंह तथा आंखों पर पट्टी बांधकर किसी को बंद कर दिया जाए तो बात दूसरी है। नहीं तो अपराध करने वाले व्यक्ति अपने साथी हर स्थिति में ढूंढ लेते हैं या पैदा कर लेते हैं। मन काबू में न हो तो बाहरी रोकथाम एक बहुत छोटी सीमा तक काम कर पाती है। सच्चाई यह है कि जिन देशों और जातियों में पर्दे का रिवाज अधिक है उनमें दुराचार भी उतना ही बढ़ा चढ़ा है। पर्दा अनाचार की रोकथाम के लिए किया जाता है। यदि यह बात मान भी ली जाए तो फिर उसकी व्यवस्था नारी से भी अधिक कड़ाई नर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि घर से बाहर स्वच्छंद फिरने के कारण उसी के द्वारा गड़बड़ी होने का खतरा अधिक है। उस श्रृंखलता में सदा पुरुष आगे रहता है। स्पष्ट है कि पर्दे के पक्ष में उचित तर्क का कारण नहीं है। उससे हानियां अनेक हैं। नारी के शारीरिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क के विकास और व्यवहार में अनुभव बढ़ाने के लिए पर्दा जैसी निरर्थक बीमारी को जितना जल्दी हो सके दूर कर दिया जाना चाहिए। एक और बहुत ही दुखदायी मान्यता यह है कि पुरुष नारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। आज तो छोटी छोटी सी बातों पर हमारे घरों में स्त्रियों के साथ मारपीट की जाती है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति ऐसा व्यवहार पशुता का सूचक है। सभ्य देशों की तो अदालतों से भी कोड़े मारने का दंड उठा दिया गया है। स्कूली बच्चों को मारना अध्यापकों के लिए अपराध है। पशुओं को सताना भी अब दंडनीय अपराध गिना गया है। पशु का वध ही अपराध नहीं, लेकिन जीते जी उसे सताना, उसके लिए क्रूरता का व्यवहार करना कानून के खिलाफ है। किसी जमाने में बड़े बूढ़े लोग बड़ी उम्र के लड़कों को भी मार पीट दिया करते थे। अब सामान्य रूप से लोगों की स्वाभिमान की भावना बढ़ी है और जवान लड़के अभिभावकों की मारपीट या गाली गलौज का खुला विरोध करने लगे हैं। स्वाभिमान के साथ रहना मनुष्य का स्वभाव है, उसे सुरक्षित ही रखा जाना चाहिए। नारी होना ऐसा अपराध नहीं है जिसके कारण उसके स्वाभिमान को ताक पर रख दिया जाए और उसके साथ अनमाना भौड़ा व्यवहार किया जाए। पुस्तक नारी उत्थान युग की महती आवश्यकता। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। आज भारत में नारी की वर्तमान स्थिति देखकर किसी भावनाशील के दिल पर गहरी चोट लगती है। प्रश्न उठता है कि नारी को इस तरह सताने से नर को क्या लाभ मिला? उसे असहाय बनाकर किसने क्या पाया? घर परिवार के लोगों को इससे क्या सुविधा बढ़ी
पति को उससे क्या सहयोग मिला, बच्चे क्या सुरक्षा पा सके, देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति में पिछड़ी नारी ने क्या योगदान दिया, स्वयं नारी जीवन का क्या आनंद पा सकी। इन प्रश्नों पर विचार करने से लगता है कि नारी को सताकर, नीचे गिराकर, बंधनों में बांधकर या उपेक्षित रखा जाना किसी प्रकार उचित नहीं है। समय पूछता है कि अनुचित को कब तक सहन किया जाएगा और कब तक उसे इसी तरह चलने दिया जाएगा। आइए हम और आप मिलकर लोक शक्ति का आह्वान करें। नारी के बारे में जो सोचा जा रहा है, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे बदलने के लिए लोगों के दिमाग बदल दें। यदि जनसाधारण का विवेक नारी के पतन और उत्कर्ष के लाभ को समझ सके तो कदम कदम पर उठ खड़ी होने वाली समस्याएं मिट जाएंगी और उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चलने, नए युग को धरती पर ला दिखाने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा किया जा सकेगा। भगवती दुर्गा और पतित पावनी गंगा नारी की शक्ति और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। महालक्ष्मी का ही छोटा रूप गृह लक्ष्मी है। सुयोग्य नारी की स्थिति भी अपने सद्गुणों से परिवार में इतनी सुख शांति बनाए रख सकती है जो बड़े बड़े धन संपन्न लोगों को भी नसीब नहीं हो पाती। नारी हर कदम पर पुरुष के लिए आवश्यक और उपयोगी है। माता के स्नेह सहयोग के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही इस जगत में संभव न होता। जगती से जननी बड़ी है। पत्नी के रूप में वह पति की अपूर्णता दूर करती है। बहन के रूप में सज्जनता और मर्यादा के प्रतिबंध लगाती है। बेटी बनकर भाव भरी कोमलता से मनुष्य की सहृदयता और सद्भावना को बनाए रहती है। नर का और नर के लिए भी सद्भाव सहयोग हो सकता है, पर नारी तो न केवल जीवन बल्कि जीवन को समृद्ध, सरल और सफल बनाने वाले सारे आधार ही उड़ेल देती है। व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार संस्था है। परिवारों के छोटे छोटे समूह मिलजुल कर ही समाज कहलाते हैं। छोटे छोटे अंगों को मिलकर शरीर बना है। उसी प्रकार समाज, देश और विश्व सभी का ढांचा परिवारों के समूह से मिलकर ही खड़ा होता है। शरीर के छोटे छोटे कोशों में दोष आ जाने पर पूरे शरीर का ढांचा लड़खड़ाने लगता है। ठीक इसी प्रकार परिवारों की व्यवस्था और उनके आधार लड़खड़ाने लगे तो कोई भी देश या समाज अपनी शान बनाए नहीं रह सकता। परिवार संस्था वह धुरी है जो व्यक्ति और समाज दोनों को ही ऊंचा उठाती है। सभ्य परिवार के सुसंस्कृत वातावरण में पले हुए व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर हर कार्य में महानता की छाप मिलती है। वे स्वयं तो महान जीवन जीते ही हैं, अपनी संगति में आने वाले असंख्यों को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होते हैं। सैनिकों का जो स्तर होगा, सेना की शक्ति उसी हिसाब से होती है। परिवारों की स्थिति ही समाज को मिलती है। भ्रष्ट परंपराओं से घिरे हुए ऊट पटांग रीति नीति अपनाकर दुख कष्ट में फंसे हुए परिवारों का समूह देश को हर दृष्टि से दुर्बल बनाता चला जाता है। यदि किसी समाज या राष्ट्र को मजबूत और उन्नतिशील बनाना हो तो परिवारों की इन इकाइयों की पहले संभालना होगा। जिस खानदान में से नर रत्न निकलते हैं वह समुन्नत परिवारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कोयले की खदानें कोयला और सोने की खदानें सोना उगलती हैं। परिवार का स्तर गया गुजरा होगा तो उसमें पलने और बढ़ने वाले व्यक्ति भ्रष्ट और दुष्ट बन सकेंगे। सुसंस्कृत परिवार ही नर रत्नों को, महामानवों को गढ़ सकते हैं। स्कूलों में तरह तरह की जानकारियां और कुशलताएं सिखाई पढ़ाई जाती हैं। विद्यालय हमें सुयोग्य बना सकते हैं, सज्जन नहीं। शालीनता, सज्जनता, सहृदयता जैसे मनुष्यता की शोभा बढ़ाने वाले सद्गुण सुसंस्कृत परिवारों के सुंदर वातावरण में ही सीखे सिखाए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति केवल धनी, विद्वान आदि होने भर से वजनदार नहीं बनता। उसका महत्व तो इस बात से आंका जाता है कि वह कितना प्रामाणिक है, उसका चरित्र कितना उज्जवल है।
प्रतिभा कितनी प्रखर है। इस चरित्र निष्ठा के बीज बालक में 5 वर्ष की आयु तक बोए जा चुके होते हैं। पीछे तो उनका सींचना भर शेष रह जाता है। यह बीज जैसे होते हैं, समय पर उसकी फसल निकृष्ट या उत्कृष्ट व्यक्तित्वों के रूप में सामने आती है। शिशु विज्ञान के जानने वाले सदा से यही कहते आए हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास प्रधानतया घर की पाठशाला में ही होता है। इससे बढ़कर महत्वपूर्ण और कोई शिक्षा संस्था हो ही नहीं सकती। यदि हमें अपने देश और समाज को सुदृढ़ समुन्नत बनाना हो और हमें अपने देशवासियों को चरित्रवान और प्रतिभावान देखना हो, तो व्यक्ति और समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली परिवार संस्था को सद्गुणों और श्रेष्ठ संस्कारों से सजाना संवारना होगा और उसके वातावरण में से स्वार्थ भरी खींचतान दूर कर उनके प्रति प्रेम पैदा करना होगा। अगर यह सच्चाई, यह तथ्य हमारी समझ में आ जाए तो फिर यह स्वीकार करना कठिन न होगा। यह कार्य जैसा होना चाहिए वैसा तो केवल नारी ही कर सकती है। परिवार का वातावरण नारी रूपी पुष्प से ही महकता रहता है। कई फूल सुगंध युक्त होते हैं और कई घोर दुर्गंध फैलाते हैं। अपना बगीचा जिस तरह के फूल पौधे का होगा, उसकी महक उसी प्रकार की मिलेगी। गए गुजरे स्तर की नारी न तो परिवार का स्तर ऊंचा उठा सकती है और न उससे जन्मने, पलने एवं आश्रय पाने वाले व्यक्ति ही ऊंचे स्तर के हो सकते हैं। नारी की स्थिति के अनुरूप परिवार का वातावरण बनता है। उसी के अनुसार पलने वालों का स्तर ढलता है और इसी निर्माण का प्रभाव समूचे देश एवं समाज पर अपनी छाप डालता है। दूसरे शब्दों में, नारी ही परोक्ष रूप से पूरे समाज पर छाई रहती है। उसे जिस भी स्थिति में रखा जाएगा, पूरा समाज निश्चित रूप से उसी स्थिति में दिखाई देगा। मनुष्य केवल मांस, रक्त और हड्डी से ही नहीं बन जाता, उसे मानवीय गुण और संवेदना भी चाहिए। नारी के अंदर कोमलता, स्नेह, सज्जनता, सहृदयता जैसी दैवी प्रवृत्तियां हैं, जिनसे मनुष्य में मनुष्यता पैदा हो सकती है। वह उन्हें बच्चों को भी देती है और उन्हीं भावनाओं के धागों में परिवार के सभी सदस्यों को भी बांध कर रख सकती है। इस नाते में नारी में वह क्षमता है कि वह व्यक्ति और परिवार के बीच की कड़ी बन सके, परिवार संस्था को संगठित बनाए रखने वाली सूत्र संचालिका का श्रेय पा सके। लेकिन आज की स्थिति देखकर मुंह से हाय निकल पड़ती है। नारी अपनी इन जिम्मेदारियों को निभा सकने की क्षमता बराबर खोती चली जा रही है। अपने महान कार्य को पूरा करने योग्य कुशलता, दूरदृष्टि, धैर्य, संतुलन और कार्य में जुटे रहने की क्षमता नारी में समाप्त होती जा रही है। यूं बच्चे भी वही पैदा करती है, गृहिणी भी वही कहलाती है, लेकिन वह हीरे पैदा करने वाली खदान अब नहीं रह गई है। अब वे परिवार कहाँ रह गए हैं जो नररत्न, महामानव, देव पुरुष उत्पन्न करके दिखा सकें। आज नारी बुरी तरह टूट गई है और उसके फलस्वरूप परिवार संस्था भी टूट रही है। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि उसके आश्रय में रहने वाले स्वर्गीय सुख शांति का रस चख सके? जब सांचा ही बिगड़ गया है तो उसमें ढलकर निकलने वाले देव मानवों का दर्शन कैसे हो? हमारे हर परिवार को सज्जनता, सद्भावना और सत् प्रवृत्तियों का अभ्यास कराने वाली एक प्रयोगशाला के रूप में तैयार होना चाहिए। घर का वातावरण ऐसा बनना चाहिए जिसमें रहकर हर व्यक्ति क्रमशः अधिक अच्छे संस्कारों वाला बनता चला जाए। संपन्नता के बिना काम चल सकता है, पर सज्जनता के बिना तो केवल दुर्गति ही हाथ रह जाती है। बहुत कीमती कपड़े और जेवर भले ही ना हो, कीमती भोजन भले ही न मिले, लेकिन परिवार में ईमानदारी, उदारता जैसे आवश्यक सद्गुणों की संपत्ति अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाते रहने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि परिवार को सच्चे अर्थों में सुसंगठित बना लिया गया। विचारशील वर्ग में से जो जिस स्थिति में है
उसी में यह देखें कि वे नारी उत्कर्ष के लिए क्या कर सकते हैं। जिनके पास जो साधन है वे उन्हीं को लेकर नव जागरण के यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रस्तुत करें। गिरि गोवर्धन उठाने में ग्वाल बालों ने सहयोग दिया था। संस्कृति की सीता वापस लाने के लिए रीछ वानर अपने प्राण हथेली पर रखकर आगे आए थे। इन स्वल्प साधन वालों ने भी अपने भाव भरे अनुदान देकर युग का आमंत्रण स्वीकार किया था और अपने को धन्य बनाया था। आवश्यकता आज भी वैसे ही है। प्रत्येक भावनाशील नर नारी का सहयोग इस पूर्ण प्रयोजन के लिए मिलना ही चाहिए और इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। किसी भी समाज या राष्ट्र को सुदृढ़ समुन्नत बनाने के लिए देश के नागरिकों का चरित्रवान एवं प्रतिभावान होना आवश्यक है। नागरिकों को सुसंस्कृत, शालीन, कर्तव्यनिष्ठ बनाने का कार्य परिवार संस्था की धुरी सुविकसित, सुशिक्षित नारी ही कर सकती है।